स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद विद्याश्रम काता छोटी की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारे जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 8.5 का मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो जो पिछले वीडियो है उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। मैक्सिमा और मिनिमा में हमें केवल एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, किस प्रकार से हम चरम बिंदु ज्ञात करते हैं, चरम बिंदु से कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा का पता करते हैं, और मैक्सिमा और मिनिमा से कैसे हम उसकी मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इनके बारे में बार बार आपको प्रीवियस वीडियो है उनमें सभी बताया जा चुका है। हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका एक्सरसाइज 8.5 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया गया है कि प्रूव सिद्ध कीजिए y बराबर साइन पी थीटा कोस की घात क्यू थीटा का मान टेन थीटा बराबर अंडर पी बट्टा क्यू पर उचिष्ट है। यानी आपको ये तो फलन दिया गया है, इस फलन का इस बिंदु पर हमें उचिष्ट आएगा, ये सिद्ध करना है। तो देखो हमें सिद्ध करना है, इसका मतलब हमें ये बिंदु भी प्राप्त होगा और ये उचिष्ट भी होगा। हमें केवल प्रोसेस करनी है। तो ये बिंदु कैसे प्राप्त करते हैं, इसका एक बार अवकलन करके उसको 0 के बराबर करने से। हर बार क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, लेकिन अब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका फलन है उसमें प्रांत क्या है, थीटा है, इसलिए। तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो फलन देखते हैं उसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसमें बराबर का चिन्ह है, y भी है, तो अब हमें y मानने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा लिखना है। सीधा कैसे लिखोगे, गिवन दैट आपका y बराबर साइन की घात p थीटा और कोस की घात q थीटा। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष। अब अवकलन करेंगे तो हम वापस से आपकी जो अवकलन वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7, उसमें पहुंच जाते हैं, सीधा अवकलन करते हैं। तो अब देखो साइन की घात पी है और कोस की घात क्यों है। जब घात आ जाए, आपकी घात में ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ जाए, तब आपको बताया था कि घात में अगर कुछ भी आ जाए तो अवकलन करते समय आपको क्या करना है, लोग लेना है। तो यहाँ पहले हम लोग लेके इस घात को नीचे लेके आएंगे, उसके बाद में इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ लोग ले लेते हैं, लॉग लेने पर लॉग लिया तो y का हो गया dy बट्टा डी एक्स बराबर, y का लॉग लिया तो y का हो जाएगा log y बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका log के अंदर आ गया साइन की घात p थीटा और कोस की घात q थीटा। अब देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है, log के प्रांत में अगर दो चीजें अगर गुणा में आ जाए तो log क्या होगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, m प्लस log n हो जाएगा। तो हम इसमें भी यही करते हैं। तो आपका log y बराबर log साइन की घात p थीटा प्लस log कोस की घात q थीटा आ गया। अब घाते और है, log के अंदर की एक प्रॉपर्टी और है, log में आपके अगर m की घात n हो, यानी प्रांत की घात n हो, तो आपका n आगे आ जाएगा और log m आपका रह जाएगा। तो यहाँ भी हम यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो log y बराबर हो गया आपका p log साइन थीटा प्लस q log cos थीटा। अब ये आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह पीछे भी जैसे क्वेश्चन थे, हमने log लिया था, उसमें इसको उठाया था, इसको कुछ और माना था, इसको मान लिया हमने z माना। अब हम सारी प्रोसेस z के लिए करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कह देंगे अगर आपका y उच्चतम या निम्नतम है तो log y यानी z भी आपका उच्चतम और निम्नतम होगा। तो हम कहेंगे चूंकि आपका y उच्चतम या निम्नतम है तो log y या z, क्योंकि log y बराबर z है तो या z भी उच्चतम या निम्नतम होगा, इसलिए तो ये हमने कह दिया। तो अब हम z को यूज में ले सकते हैं। तो z बराबर आपका हो गया p log साइन थीटा प्लस q log cos थीटा। अब इसका हम थीटा के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन
करने पर। अब हम थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आपको देखो जेड है, जेड का तो हो जाएगा जेड डी जेड बटा डी थीटा, तो डी जेड बटा डी थीटा बराबर। अब P आपका कांस्टेंट है तो P ऐसे ही रह जाएगा, P आपका ऐसे रहेगा। फिर लो का करेंगे तो लो का हो जाएगा 1 बटा अंदर वाला, तो अंदर आपका साइन थीटा, फिर साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, फिर प्लस आपका क्यों कांस्टेंट है तो क्यों ऐसे रह जाएगा, और लो कोस थीटा है तो लो का हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, और कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से आपका डी जेड बट्टा डी थीटा बराबर आ गया P कोस बट्टा साइन हो गया आपका कोट थीटा, फिर माइनस क्यू साइन बट्टा कोस हो गया आपका टेन थीटा, और इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने एक। क्यों दिया, क्योंकि इसका दोबारा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए। अब डी जेड बटा डी थीटा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे, चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो अब हम चरम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो आपका फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको क्या जाएगा, डी जेड बट्टा डी थीटा इक्वल टू 0। तब डी जेड बट्टा डी थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, पी कोट थीटा, टी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा हमने लिख लिया। अब आपका जो माइनस वाला पद है इसको ले आएंगे इधर, तो ये माइनस का इधर है तो इधर आते इधर आ जाएगा प्लस का, इधर तो आ गया आपका क्यू टेन थीटा बराबर इस पी, इस कोट को भी टेन में बदल देते हैं तो 1 बट्टा टेन थीटा। अब टेन थीटा को ले आओ इधर, इस क्यू को भेज दो उधर, तो टेन इधर आते हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका पी बट्टा क्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो यहाँ तो आ गया आपका टेन थीटा और इधर आ गया आपका अंडर पी बट्टा क्यू। तो देखो हमें जो बिंदु है जिसपे हमें उचित सिद्ध करना है वो बिंदु हमारे पास प्राप्त हो गया, हमें ये बिंदु मिल गया। तो यानी हमने आधा काम तो कर लिया, बिंदु तो हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे उचित दिखाना। उचित दिखाने के लिए हमें इसका समीकरण 1 को दोबारा थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम अवकलन करते हैं। तो देखो डी जेड बटा डी थीटा इसका हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बटा डी थीटा स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर जेड बटा डी थीटा स्क्वायर बराबर, क्यों को हमने ऐसे रखा, और कोट थीटा का हो गया माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आपका यहाँ पी था, पी रह गया, अब क्यों माइनस का क्यों रह गया, और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का क्यों हो गया और गुणा आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा। दोनों में माइनस कॉमन आ रहे हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया आपका पी। इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का क्यू, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर अंडर पी बट्टा क्यू इसमें लिख देते हैं। तो टेन थीटा बराबर अंडर पी बट्टा क्यू पर, तो आपका डी स्क्वायर जेड बट्टा डी थीटा स्क्वायर, ये मान हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, इसमें रख देते हैं। ये लो यहाँ दिखा भी दिया कि टेन थीटा बराबर हम अंडर पी बट्टा क्यू रख रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, देखो माइनस तो आपका यहाँ रह जाएगा पी 1 प्लस, अब कोट स्क्वायर थीटा है तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा का उल्टा मान, तो देखो कोट टेन थीटा का मान ये है तो टेन स्क्वायर का हो जाएगा पी बट्टा क्यू, और उसका उल्टा हो जाएगा क्यू बट्टा पी, क्यू बट्टा पी, फिर प्लस क्यू इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का मान अंडर पी बट्टा क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो पी बट्टा क्यू आ जाएगा, पी बट्टा क्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो बाहर तो माइनस रह गया, पी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी, प्लस पी को इससे मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्यू बचेगा, फिर प्लस क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू, और क्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, केवल पी बचेगा, तो ये आ गया आपका, फिर बराबर माइनस 1p और 1p हो गया आपका 2p, और क्यू हो गया 2q, यह मान अपने पास आ गया। और ये मान क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है जो 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब हम कह देंगे इसलिए
आपका टेन थीटा बराबर अंडर रूट पी बट्टा क्यू पर, आगे आप लिख देना टेन थीटा बराबर अंडर रूट पी बट्टा क्यू पर दिया गया फलन क्या है, उचिष्ट है, और लास्ट में लिखना हैंस प्रूव। यही आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमें यही क्या करना था, शो करना था। इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज 8.5 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपकी एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल 36-36 है, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। एक वृत्त के अंदर आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आयत बना रहे हैं। तो आयत की एक स्पेशल कंडीशन होती है वर्ग। आपको पता होगा कि आयत आपके वर्ग की स्पेशल कंडीशन होती है। यानी आयत में जब ABCD अगर मान लो आपका आयत है, तो आयत में अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो वर्ग आपका आयत का ही रूप है। पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है। वर्ग और आयत एक ही चीज है, आयत से ही वर्ग बना है। आयत में जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या करें, एक वृत्त लें, उस वृत्त में मैं आयत बनाऊं। तो आयत भी बनेंगे, आयत में वर्ग ही होता है, तो आयत भी बनेंगे, वर्ग भी बनेंगे। इसमें जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। यानी हम आयत लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आयत क्या होगा, आपका वर्ग हो जाएगा। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आ जाएगी, बराबर आ जानी चाहिए। ये ऐसा हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखो ये आपका वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या है R, कैपिटल R। इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये हो गया आपका ओरिजिन। तो देखो अब इसमें मैं अगर आयत बनाऊं, जैसे मैंने यहां आयत बना दिया है, ये लो बनाया मैंने, यहां इसमें आयत बनाया, ऐसे बना दिया। इसमें मैंने यहां आयत बनाया। इस प्रकार से मैं अनंत आयत है वो इसमें बना सकता हूं वृत्त के अंदर। तो एक चीज आपने नोटिस की कि वृत्त की त्रिज्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी R में परिवर्तन नहीं हो रहा। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन नहीं हो रहा। जब किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अचर। अचर यानी आपका R क्या हो गया, अचर हो गया। यानी इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो अवकलन क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो परिवर्तन हो किस में रहा है, परिवर्तन हो रहा है आयत में। आयत में परिवर्तन हो रहा है। आयत में क्या परिवर्तन हो रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो रही है, कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है। यानी लंबाई भी बदल रही है, चौड़ाई भी बदल रही है। अगर लंबाई को मैं x और चौड़ाई को मैं y लूं तो x और y दोनों क्या हो गए, आपके चर हो गए। दोनों क्या हो गए, आपके चर हो गए। यानी अगर इसमें परिवर्तन करें, इसका अवकलन करें तो इनका अवकलन 0 नहीं होगा। जैसे मैं x के सापेक्ष करूं तो x का तो 1 हो जाएगा और y का dy बटा dx हो जाएगा। मैं थीटा के सापेक्ष करूं तो इसका करेंगे तो dx बटा d थीटा हो जाएगा, इसका करेंगे तो dy बटा d थीटा हो जाएगा। तो अपने को सबसे महत्वपूर्ण यही चीज समझनी है कि कौन सी चीज चर है और कौन सी चीज अचर है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके क्वेश्चन के लिए वृत्त की त्रिज्या तो अचर हो गई और लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, तो उनको हम परिवर्तन में काम में ले सकते हैं। इतना करने के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा फलन बनाएंगे। फलन किसका होगा, आयत के क्षेत्रफल का। आयत के क्षेत्रफल का हम फलन बनाएंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे। उसके अवकलन को 0 के बराबर करके चरम बिंदु ज्ञात कर लेंगे और हम वो बिंदु ज्ञात करेंगे जो क्या हो, मैक्सिमा हो। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल आपका अधिकतम है। तो हमें तो वो बिंदु चाहिए जहां क्षेत्रफल क्या है, आपका अधिकतम है। और यहाँ बिंदु है
बिंदु की बात कर रहे हैं तो बिंदु इसमें कहाँ से आए, इसमें बिंदु ना होकर वो होगी आपकी लंबाई ले लो या चौड़ाई, उनमें से कोई एक होगी, चाहे तो लंबाई है चाहे चौड़ाई है। तो हम लंबाई हमारे पास आ जाए तो हम चौड़ाई उससे निकाल सकते हैं, तो वो हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आते हैं, हम कह देंगे कि भाई वृत्त में अगर हम आयतों में वर्ग लें तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जिस चीज को अधिकतम और न्यूनतम कह रखा हो उसका हमें अवकलन करना होता है। इसमें क्षेत्रफल को कह रहा है, आयत के क्षेत्रफल को, तो आयत का क्षेत्रफल है वो अधिकतम है, तो आयत के क्षेत्रफल का हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। और हमें डायग्राम की भी सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आपने इसको सोचा समझ के आपने डायग्राम बना लिए तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट कर दिया, तो आपके गलत होने के चांसेस, सही होने के चांस बहुत ही नगण्य है। तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम की ओर चलते हैं। देखो हमारे वृत्त की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया, एक वृत्त कंप्लीट बना दिया। वृत्त बना दिया, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है। इसके अंदर हमने एक आयत बना दिया, इसका केंद्र हो गया ए बी सी और डी। आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो, इसके लिए जितना जैसे व्यास से जितना ऊपर है उतना ही क्या होगा, आपका नीचे होगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ऐसा भी हमने पता कर दिया। तो आपका आयत है ए बी सी डी। तो इसकी जो ये लंबाई है इसको हमने मान लिया x, और ये चौड़ाई है इसको हमने मान लिया y। ये है आपकी y। अब हम चलते हैं आगे, हमने जितना माना है उसके बारे में बताते हैं। हमने वृत्त की त्रिज्या है उसको भी माना है, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो हम कहेंगे माना r त्रिज्या के वृत्त में यानी r त्रिज्या का वृत्त है, इस वृत्त में ए बी सी डी एक आयत है जिसकी लंबाई ए बी बराबर x तथा चौड़ाई बी सी बराबर y है। तो आपको पता ही होगा आयत के लिए कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आपकी ए बी बराबर सी डी हो जाएगा और बी सी बराबर ए डी हो जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्षेत्रफल को अधिकतम दिखाना है। हमें एक चीज तो ये दिखाना है, क्षेत्रफल का 2 बार अवकलन का मान ऋणात्मक आना चाहिए, तभी व्यक्ति होगा। दूसरा, आपका x और y दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा हमें बताना पड़ेगा। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा। अब आपका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया, आपका x और y दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, दोनों ही चर है। तो हमें इसमें से एक को हटाना पड़ेगा, एक को हटाएंगे और जो बचेगा उसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। हटाने के लिए हमारे पास एक रिलेशन और होना चाहिए। वो रिलेशन कैसे बनेगा, देखो अगर मैं इस a को c से मिला दूं, मैंने a को क्या कर दिया, c से मिला दिया, तो AC आपका विकर्ण हो गया, AC विकर्ण हो गया। और यहाँ ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसका मतलब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उससे हमारे पास x और y में एक दूसरा रिलेशन और प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपका जो कर्ण है वो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि कर्ण क्या है, आपका व्यास है, और त्रिज्या कांस्टेंट है, तो आपका व्यास भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ से रिलेशन बन रहा है, तो पहले रिलेशन बना लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में तो आपका आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी सी क्या है वाई स्क्वायर बराबर ए सी क्या है, ए सी है आपका व्यास जो त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या आर है तो व्यास त्रिज्या का दुगुना यानी 2r हो गया।
तो यहाँ आ जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर। अब 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। या समीकरण 1 देने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। हम x को रख लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y बराबर हो गया अंडर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया, यानी जहाँ x और y दोनों आ जाए तो वहां से हम y को ये मान रख के हटा सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। हमें कह रहा है क्षेत्रफल की बात कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम अब निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल इसको हम लिख देते हैं a बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो a बराबर लंबाई आपकी x है, चौड़ाई आपकी y है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, y को उठा देते हैं समीकरण 1 से। क्यों? क्योंकि हमें क्षेत्रफल का ही क्या करना है, अवकलन करना है, इसलिए। तो समीकरण 1 से आपका a बराबर x और अंडर में आ गया 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, यानी a को मैक्सिमा दिखाना है। अब a को मैक्सिमा दिखाएंगे तो a के बराबर जो इधर दिया हुआ पद उसमें अंडरूट है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये अंडरूट यहाँ से हट सकता है। अंडरूट क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें इसका अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करना है, अगर अंडरूट हट जाएगा तो अवकलन आसानी से हो जाएगा और मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और हमें इसका अवकलन करना है, इसलिए तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर a स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमें तो a लेना था। तो जैसे हम log y की जगह z माना करते थे, वैसे ही हम a स्क्वायर की जगह भी क्या कर लेंगे, z मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि अगर आपका a उच्चतम है तो a स्क्वायर भी क्या होगा, उच्चतम होगा, इसलिए। तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो आपका आ गया a स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अंडरूट हट जाएगा तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x की पावर 4 बराबर, इसको मान लिया z मान। ये हमने इसको क्या कर लिया, z मान लिया। अब हम क्या देंगे, चूंकि a उच्चतम या निम्नतम होगा तो a स्क्वायर या z भी उच्चतम या निम्नतम होगा। यह हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आपका z बराबर आ गया, z बराबर 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x की घात 4। अब हम इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। r स्क्वायर इसमें क्या है, अचल है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो z का तो हो गया आपका dz बट्टा dx बराबर, तो 4r स्क्वायर तो ऐसे रह गया, x स्क्वायर का हो गया 2x माइनस x की घात 4 का हो गया 4x की घात 3। अब इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 2, क्योंकि इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा हमें मैक्सिमा और मिनिमा बताने के लिए। तो 4 मैक्सिमा, बिंदु x का मान ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका dz बट्टा dx बराबर 0। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8x r स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब इसमें कॉमन आ रहा है आपका, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा आपका 2r स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर बराबर 0। तो x क्या है, x है आपकी लंबाई, ध्यान देना x आपकी लंबाई है। और यहाँ ये लाइन कह रही है कि ये गुणनखंड और इस गुणनखंड का मान 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो x 0 के बराबर है या अंदर वाला 0 के बराबर है। x 0 के बराबर हुआ तो लंबाई जब 0 होगी तो आयत बढ़ाएगा। तो हम कह देंगे चूंकि
आपका 4x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 4x 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर है कौन, इसलिए आपका 2r² माइनस x स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। इसको उधर भेजेंगे तो 2r² बराबर x², तो x बराबर आ गया आपका √2 और r² से r बढ़ जाएगा, ये हुआ। अब x² दोनों तरफ वर्गमूल किया तो प्लस माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस हमने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि दूरी है, x आपकी क्या लंबाई है और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो हमारे पास x का ये मान आ गया। तो अब हम इस बताएंगे कि x के इस मान पर आपका a है यानी क्षेत्रफल है वो उच्चतम है या नहीं है, उसके लिए हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो अब हम दोबारा अवकलन करते हैं, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे तो आपका अवकलन हो जाएगा d² बट्टा dx² बराबर, यहाँ पे आपका 8r² ऐसे रह गया, x का हो गया 1, तो 8r² माइनस इसका करेंगे तो 4 आपका ऐसे रहा, x³ का हो जाएगा 3x² हो गया। अब इसमें x की जगह ये मान देते हैं, तो आपका d² बट्टा dx² और यहाँ x बराबर √2 r पर मान निकालते, तो यहाँ हो गया आपका 8r² माइनस 12। अब x की जगह ये रखना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो हो गया 2r का स्क्वायर हो गया r², तो गुणा 2r²। तो यहाँ देखो माइनस का तो हो गया 24r² और प्लस का 8, तो माइनस का 16 बच जाएगा, माइनस का 16r² जो 0 से क्या है छोटा है, ये 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका z यानी a² मतलब a क्या है आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आपका अधिकतम है, तो इसलिए x बराबर √2 r पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है, ये हमें बता दिया क्षेत्रफल अधिकतम हो गया। एक चीज तो हमने क्या कर दी, सिद्ध कर दी, लेकिन वो वर्ग है या नहीं है उसका पता करेंगे, तो x बराबर तो √2 r होगा, y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 से निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 से y बराबर अंडरूट में y बराबर √4r² माइनस x का मान है √2 r का स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4r² √2 का स्क्वायर 2r² हो गया, यानी 4r² में से 2r² घटा तो 2r² बचा, 2r² का हम वर्गमूल करेंगे तो √2 r आ जाएगा, जो क्या है आपका x है। इसका मतलब x और y दोनों बराबर आ गए, x और y दोनों बराबर आ गया, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ कह देंगे अतः सिद्ध होता है, यही लाइन लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि वृत्त के अंदर आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें इस प्रकार से सिद्ध करना पड़ेगा। आपके सामने ऐसे लगभग 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको यहीं से समझ के चलना है किस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको समझते गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो एक्सरसाइज 8 है उसमें केवल यही है जो थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा हटके है, ये हमसे कम होगा। अगर हमने समझ लिया, ध्यान दे के इसको पढ़ लिया, तो कहीं कोई इसमें कमी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।